हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपके लगातार सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में ऑलरेडी, चाहे आपके एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या यूपीएससी हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, या आपका सीटेट हो, या यूपी टेट हो, हर प्रकार के एग्जाम में ये इतिहास के क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पूछे गए प्रश्न हैं। यानी कि ये आपका एक तरीके से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। सभी किसी न किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन मैक्सिमम इसी टाइप के और यही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं सभी प्रकार के एग्जामों में। तो मध्यकालीन इतिहास का ये आपका जो आधुनिक भारत के इतिहास का ये आपका जो है पूरा चैप्टर होगा और उसी से संबंधित आपके सारे ये क्वेश्चन होंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ गोवा फॉट? दोस्तों, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का हम लोग एक तरीके से पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, बहुत डिटेल में व्याख्यात्मक तरीके से समझते हुए चलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे जरूरी है। केवल क्वेश्चन का आंसर याद करने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आप उस क्वेश्चन को लंबे समय तक अपने मेमोरी में, अपने दिमाग में उसको रख पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पहले नंबर के प्रश्न में आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी। क्यों होगा ध्यान दीजिएगा। गोवा पर पुर्तगाली विजय जो है वो 1510 ईस्वी में हुई थी और पुर्तगाली जो गवर्नर थे उनका क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था जिसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह, इनको हरा करके गोवा पर कब्जा किया था। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह को हरा करके गोवा पर कब्जा किया था। और इसका मुख्य कारण यह था कि पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर एक मजबूत नौसैनिक अड्डा और व्यापारिक केंद्र स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए गोवा पर अधिकार के साथ ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की मजबूती से नींव पड़ी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज श्रीलंका डिस्कवर्ड बाय द पुर्तगालीज? तो यहां सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1505 ईस्वी में। क्योंकि 1505 में पुर्तगाली जो एक तरीके से खोजकर्ता थे, इनको हम खोजकर्ता ही नाम देंगे, पुर्तगाली खोजकर्ता। इनका नाम क्या था? लोरेंको डी अल्मीडा इनका नाम था। ये पुर्तगाली, एक तरीके से पुर्तगाली खोजकर्ता थे, लोरेंको डी अल्मीडा। इन्होंने श्रीलंका, जिसे कि अब सिलोन कहा जाता है, इसको श्रीलंका, जिसे उस समय इसको सिलोन कहते थे। उस समय 1505 में इसको सिलोन कहते थे और अब हम इसको श्रीलंका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम श्रीलंका कहते हैं। तो उस समय सिलोन, अब वर्तमान में श्रीलंका में कदम रखा था सबसे पहले लोरेंको डी अल्मीडा ने 1505 ईस्वी में, और वे वास्तव में समुद्री तूफान में भटक करके वहां पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि वहां दालचीनी क्या था, वहां पे
दालचीनी जो क्या है, एक प्रकार का मसाला है। दालचीनी का भारी उत्पादन होता है श्रीलंका में, और इसके बाद पुर्तगालियों ने वहां के यानी कि श्रीलंका के राजा के साथ एक संधि की और श्रीलंका में मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी 1505 ईस्वी आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनाया था? हु बिल्ड द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1503? 3 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाली। क्यों? क्योंकि भारत में पहला यूरोपीय किला पुर्तगालियों के द्वारा 1503 ईस्वी में केरल में, कहा, केरल के कोचीन जो शहर, कोचीन जो है केरल के कोचीन में बनाया था, और इस किले का नाम उन्होंने दिया था फोर्ट इमैनुअल इसका नाम उन्होंने दिया था सबसे पहले। इस किले का नाम था फोर्ट इमैनुअल। इससे बनवाया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जो कि पहला पुर्तगाली गवर्नर था, जो उस समय गवर्नर नहीं बने थे। क्या थे उस समय? अल्फांसो डी अल्बुकर्क गवर्नर नहीं बने थे, उन्होंने ही ये बनवाया था फोर्ट इमैनुअल कोचीन केरल में, पहला यूरोपीय किला। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कालीकट के शासक जमोरिन, उस समय कालीकट के जो शासक थे जमोरिन, तो उस समय इसका उद्देश्य यही था कि कालीकट के जो शासक थे जमोरिन, उनके हमलों से बचना और मसालों के व्यापार को सुरक्षित करना था। इसीलिए जो है यह 1503 ईस्वी में पहला यूरोपीय किला बनाया था, जिसको कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बनवाया था, और इस किले का नाम था फोर्ट इमैनुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि 1498 में प्रथम यूरोपीय कौन था जिसने अफ्रीका से जली यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था? Who was the first European in 1498 to discover a new sea route to India by traveling by water from Africa? तो 4 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वास्को डी गामा। क्यों? क्योंकि 1453 में, कब? 1453 में जब उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुतुनिया पर कब्जा कर लिया, तो यूरोप और एशिया के बीच का जमीनी व्यापार का मार्ग बंद हो गया। कब बंद हुआ? क्योंकि 1453 ईस्वी में उस्मानिया जो साम्राज्य था, उसने कुस्तुतुनिया पर कब्जा कर लिया था, लड़ाई करके, युद्ध करके, जीत करके, जिस वजह से यूरोप और एशिया के बीच का जो जमीनी व्यापार का मार्ग था, जमीन से ही जो जाया करते थे, वो मार्ग बंद हो गया। इसलिए यूरोपियों को नए समुद्री मार्ग की आवश्यकता थी, और पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का चक्कर लगाते हुए यूरोप से भारत तक का एक सीधा समुद्री मार्ग खोज निकाला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, वास्को डी गामा करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न पूछा गया है कि वास्को डी गामा कालीकट यानी कोझिकोड में किस वर्ष आया था? इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा अराइव एट द कालीकट कोझिकोड? 5 नंबर के इस प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1498। वास्को डी गामा जो आया था, वो आया था आपका 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर। किस तट पर? पश्चिमी तट पर सबसे पहले आया था, जो कि पश्चिमी तट पर कालीकट, वर्तमान में इसको हम कोझिकोड कहते हैं। इसी कालीकट का नाम बदल करके अब कोझिकोड हो गया है, जो कि कहाँ है? ये केरल में है। कहाँ है? केरल में। तो कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था, जो कि केरल में, और इस यात्रा में
यानी वास्को डी गामा के इस यात्रा में उसकी मदद एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, मतलब उसके साथ एक गुजराती जो है वो पथ प्रदर्शक, एक तरीके से मार्गदर्शक कहें, तो वो था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद, जिसने उसको हेल्प किया था। कालीकट के उस समय तत्कालीन हिंदू शासक, जिसकी उपाधि थी जमोरिन, जमोरिन जमोरिन थी, और वास्को डी गामा का स्वागत उसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 1498 करेक्ट हो जाएगा। आगे 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? हु वाज द फर्स्ट पुर्तगाली विसरी ऑफ इंडिया? सॉरी, विसरी नहीं, वायसराय, वायसराय। तो 6 नंबर के प्रश्न में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। क्योंकि भारत ने पुर्तगाली क्षेत्रों के प्रशासन के लिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को पहला पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय बनाया गया था। वायसराय बना करके भेजा गया, और अल्मीड़ा ने यह तर्क दिया कि यदि पुर्तगालियों को भारत में टिकना है तो उन्हें समुद्र पर राज करना होगा। इसलिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या नाम था? उसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने एक पॉलिसी निकाला जिसको बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि शांत जल की नीति। इसको अपनाया, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर पर पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व स्थापित करना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा करेक्ट हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदारा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदारा, किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ बेदारा फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड डच आर्मीज? 7 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1759 ईस्वी। क्योंकि बेदारा का युद्ध, जिसे हम चीन इतिहास में आपको ये 2 नाम से मिलेगा, एक मिलेगा आपका चिंसूरा या बेदारा, जो कि 1759 में, कब? 1759 ईस्वी में लड़ा गया था बेदारा का युद्ध। बंगाल में अपनी शक्ति को खोता हुआ देख करके डचों ने, किसने? डचों ने मीर जाफर, जो उस समय बंगाल का नवाब था, मीर जाफर, तो मीर जाफर बंगाल के नवाब के साथ मिलकर के अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी। किसने? डचों ने। बंगाल में अपनी शक्ति को देखा डचों ने कि उनकी शक्ति खत्म हो रही है, तो मीर जाफर बंगाल के नवाब के साथ मिलकर के अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने डचों को बुरी तरीके से हरा दिया, और इस युद्ध ने भारत में डचों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और वे केवल इंडोनेशिया तक ही सीमित रह के चले गए। कौन? डच। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे 1759 करेक्ट हो जाएगा। आगे 8वां प्रश्न है दोस्तों, जो मैं व्याख्या बता रहा हूं ना, ये व्याख्या ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं, एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूं। देखिए, सारा कुछ यहाँ पे इतने ब्लैक बोर्ड पे लिखना काफी नहीं है, समझना भी और सुनना भी। आपको जितना ही अच्छा सुनेंगे उतना ही अच्छा समझेंगे, तो सुनना बेहतर होता है। एक अच्छे लिसनर जो होते हैं ना, एक अच्छे सुनने वाले, वो बेहतर तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है कि वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनाया। द यूरोपियन पावर दैट बिल्ड ए फोर्ट इन द फिशिंग पोर्ट सिटी ऑफ मसूलीपट्टनम सिचुएटेड ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा। 8 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, डच। क्योंकि मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, मसूलीपट्टनम जिसको कि हम मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पे है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल जो तट है वहां पर स्थित है आपका ये मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। यहाँ पे कपड़ों
और नील के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है ये मसूलीपट्टनम। डचों ने यहाँ पे गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त करके अपनी व्यापारिक कारखाना और किला स्थापित किया था, ताकि वे मसालों के बदले यहाँ के सूती वस्त्रों का व्यापार कर सकें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी डच करेक्ट हो जाएंगे। आगे 9 नंबर पे अगला प्रश्न है कि व्यापारी कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने किसने स्थापित किए? विच ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश देयर बेस इन द मछलीपट्टनम इन इंडिया इन 1605 ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर? 9 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डच, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी और भारत में आने के बाद डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में ही स्थापित किया था। तो यहाँ पे आपका जो डचों का मुख्य ध्यान था वो भारत से सूती वस्त्र को खरीद करके उसे इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर बेचने पर था। तो यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे डच करेक्ट हो जाएंगे। आगे 10वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश द ड्यूअल सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस इन बंगाल? 1772 ईस्वी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था, जहां राजस्व यानी कि पैसे वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के पास था और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के पास थी। इससे बंगाल की जनता का भयानक शोषण हुआ और 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने जब बंगाल के गवर्नर का पद संभाला तो उसने इस भ्रष्ट द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और प्रशासन सीधे कंपनी के हाथ में ले लिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी 1772 ईस्वी करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? यहां आपका 11 नंबर के प्रश्न में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1765, क्योंकि 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1765 में आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब होता है राजस्व या टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार, ये सौंप दिया था। और यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, यहीं से कि उनकी जो दीवानी प्राप्त हुई, पैसा वसूलने की नीति शक्ति दे दिया, यहीं से वो लोग मजबूत होना चालू हुए। आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? इन विच ईयर डिड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड अपॉइंट द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल प्रोविंस? 1765 ईस्वी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। तो बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने बंगाल के निष्कासित, एक तरीके से बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की तीनों की संयुक्त सेना को हराया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने। और युद्ध हारने के बाद 1765 को शाह आलम द्वितीय को विवश होकर के कंपनी को दीवान नियुक्त करने वाले फरमान पर हस्ताक्षर करने पड़े। दीवान का मतलब कि पैसा वसूलने का अधिकार देना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे 1765 करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? तो ये हुआ था आपका 1761 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए भारत में उस समय वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी और वर्चस्व की लड़ाई में तीसरा कर्नाटक युद्ध, वर्चस्व की लड़ाई जो थी वो तीसरा कर्नाटक युद्ध था। तो भारत में वर्चस्व की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों
और फ्रांसीसियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। 1760 में वांडीवास की लड़ाई में बुरी तरीके से हारने के बाद फ्रांसीसी सेना पांडिचेरी में घिर गई और अंततः जनवरी 1761 में फ्रांसीसी कमांडर लाली, क्या नाम था उसका, लाली ने ब्रिटिश कमांडर सर आयरकूट, ब्रिटिश कमांडर का नाम था, क्या था, आयरकूट। तो ये लाली जो है ये आयरकूट के सामने, यानी कि ये फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी कमांडर लाली ने ब्रिटिश कमांडर आयरकूट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पांडिचेरी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। हालांकि 1763 के पेरिस संधि के बाद इसे वापस फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया था, लेकिन उनकी सैनिक ताकत खत्म कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 1761 करेक्ट हो जाएगा। आगे 14वां प्रश्न है कि 1751 में द सीज ऑफ आर्कोट, यानी कि अर्काट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? हु वाज द विक्टोरियस इन द सीज ऑफ आर्काट ऑन 1751 एडी? ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज, इंग्लिश। क्योंकि दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों के समर्थित उम्मीदवार चंदा साहिब का पलड़ा भारी हो रहा था, तब एक युवा ब्रिटिश क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव ने केवल 500 सैनिकों के साथ चंदा साहिब की राजधानी अकार्ट पर अचानक हमला कर उस पर कब्जा कर लिया और 50 दिनों तक उसकी शानदार घेराबंदी का सामना किया। इस जीत ने पूरे दक्षिण भारत में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ा दी और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की योजनाओं को विफल कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अंग्रेज यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। 15वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो कुशासन का बहाना देकर के वो अवध के नवाब, ऑप्शन नंबर बी अवध। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अनुसार 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह, क्या नाम था, वाजिद अली शाह, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में उन पर यह आरोप लगाया कि उनके राज्य में कुशासन यानी कि मिस गवर्नेंस हो रहा है और प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और अवध की जनता को यह बहुत बुरा लगा और यह 1857 के महान विद्रोही सिपाही विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना था, अवध का विलय हो जाना कंपनी में। आगे 16वां प्रश्न है कि यानडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया? यानडाबू की जो संधि हुई थी 1826 में, ये असम, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच में बर्मी साम्राज्य यानी कि वर्तमान म्यांमार की जो है, वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, उसकी हार हुई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा की हार हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप 24 फरवरी 1826 को यानडाबू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी संधि की शर्तों के तहत बर्मा को असम, अराकान और तेनासेरीम के क्षेत्रों पर से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा और इस प्रकार असम आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। आगे अगला 17वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो ब्रिटिश शासकों ने लगभग 200 साल, ऑप्शन नंबर सी। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की वास्तविक शुरुआत 1757 से शुरू हो गया था। 1757 के प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया और 1858 के बाद सीधे ब्रिटिश ताज यानी कि क्राउन ने शासन किया, जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक चला। तो यहाँ पे आपका 1757 से लेकर के 1947 तक यह समय लगभग 190 साल का हो रहा है, 190
90 वर्षों तक की गुलामी, जिसे इतिहास में लगभग 200 वर्षों की गुलामी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका 200 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दिया गया था आपका जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के सर थॉमस रो, तो 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार यानी कि अजमेर में आया था, और 3 साल के लगातार प्रयासों के बाद थॉमस रो मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने और व्यापार करने के लिए जहांगीर से एक शाही फरमान यानी कि आदेश प्राप्त करने में सफल हो गया। ऑप्शन बी आपका जहांगीर करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए किस सम्राट के दरबार में भेजा था? ये भेजा गया था जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रयास 1608 में हुआ था, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में गया। हॉकिंस तुर्की भाषा जानता था और उसने जहांगीर से उसी तुर्की भाषा में बात की। जहांगीर उससे प्रभावित हुआ, लेकिन पुर्तगालियों के भारी विरोध के कारण हॉकिंस सूरत में एक अस्थायी कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल हो गया, यानी कि सफल नहीं हो पाया। 20वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष में प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था उन्होंने सन 1600 में, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि सन 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया था। इस फरमान के माध्यम से, इस चार्टर के माध्यम से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि जिसे कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, इसको केप ऑफ गुड होप के पूर्व में स्थित देशों के साथ व्यापार करने का लगभग 15 वर्षों के लिए एकाधिकार, एक मोनोपोली दे दिया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी 1600 करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? यह हुआ था आपका 1858 में। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को हिला करके रख दिया था, और इसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया, और 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र पढ़ा। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश ताज यानी कि सम्राट महारानी के हाथों में आ गया। तो गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे 1858 करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो ये हराया था उन्होंने फ्रेंच को। क्योंकि 1760 में तमिलनाडु के वांडीवास नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना ने सर आयकर कूट के नेतृत्व में और फ्रांसीसी सेना यानी कि काउंट डी लाली के नेतृत्व में एक निर्णायक लड़ाई हुई थी, और इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरीके से हार गए। यह हार इतनी भयंकर थी, इसने भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने के फ्रांसीसियों के सपने को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे फ्रांसीसी करेक्ट हो जाएंगे। 23वां प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। एक तरफ इसमें मीर कासिम बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल तीनों मिलकर के संयुक्त भारतीय सेना थी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना थी। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का शानदार सैन्य नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था,
और उसकी कुशल रणनीति के कारण ही अंग्रेजों ने 3 बड़ी भारतीय शक्तियों को एक साथ एक युद्ध में हरा दिया। ऑप्शन सी हेक्टर मुंडो आपका करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न कि फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने कहाँ बनाए थे? तो ये बनाए थे अपना पांडिचेरी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1763 में क्योंकि 1673 में एक फ्रांसीसी अधिकारी जिसका नाम था फ्रांसवा मार्टिन, इसने बीजापुर के सुल्तान के अधीन वली कोडरापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया था और यही गांव विकसित होकर के भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी और मुख्य केंद्र पांडिचेरी बना। फ्रांसीसियों ने यहीं पर फोर्ट लुई नामक किले का भी निर्माण किया था। तो ये कहां था? पांडिचेरी। 17वां प्रश्न है फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत किस वर्ष आया था? तो ये आया था आपका 1656 में। फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक, दार्शनिक और इतिहासकार तीनों था, यानी कि उसको तीनों की जानकारी थी। वो चिकित्सक डॉक्टर भी था, एक दार्शनिक विचारधारा का भी आदमी था और इतिहासकार भी था। तो वह 1656 में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के अंत में भारत आया था और वह मुगल दरबार में एक चिकित्सक के रूप में काम करता था। पहले वह शहजादे दारा शिकोह के लिए और बाद में औरंगजेब के दरबार में उसने भारत के बारे में ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, जो उस समय के समाज और अर्थव्यवस्था का एक विस्तृत वर्णन करती है। तो 1656 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था? तो पहला कर्नाटक युद्ध जो है आपका लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, क्योंकि भारत में व्यापारिक और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कुल 3 युद्ध हुए थे, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में यूरोप में चल रहे थे। इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का ही विस्तार था। तो इसमें फ्रांसीसी सेना गवर्नर डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, लेकिन युद्ध जो है वो एक्स-ला चैपल की संधि के साथ ही समाप्त हुआ और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रांसीसी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। 27वां प्रश्न जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? तो भारत पर शासन था आपका किसका? मुगल सम्राट का, मुगल एम्पायर। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड में हुई थी। उस समय भारत में महान मुगल सम्राट अकबर, यानी कि 1556 से 1605, अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक था। उस समय भारत में महान मुगल सम्राट था वो अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 का शासन था। यद्यपि कि कंपनी के लोग व्यापार की अनुमति मांगने के लिए अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर के दरबार में पहुंचे, लेकिन कंपनी की स्थापना के समय भारत की गद्दी पर अकबर ही बैठा हुआ था। तो उस समय आपका भी यहाँ पे मुगल सम्राट करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1600 AD में। ऑप्शन नंबर सी। लंदन के व्यापारियों के एक समूह, जिन्हें कि मर्चेंट एडवेंचर्स कहा जाता है, इसने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर सन 1600 को एक राजपत्र यानी कि चार्टर प्राप्त किया और आधिकारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिए। आगे 29वां प्रश्न है प्रथम यूरोपियन जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा वे कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्योंकि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय देशों का जो अगर क्रम देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो स्पष्ट रूप से समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है, जो कि 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं को बहुत बढ़ावा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वास्को डी गामा भारत का मार्ग खोज पाया था। आगे
30वां प्रश्न है, वास्को डी गामा क्या था? तो एक पुर्तगाली खोजी था वो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि वास्को डी गामा एक साहसी पुर्तगाली नाविक और खोजकर्ता था। उसे पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम के द्वारा पूर्व के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजने और वहां के ईसाई राज्यों के साथ समझौता करने के लिए खोजा गया था। तो यहाँ पे पुर्तगाली खोजी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली नाविक था, वो मुख्यतः वहाँ के जो पुर्तगाल के राजा थे उनके द्वारा ये बातें कही गई थी कि वास्को डी गामा को भेजा गया था समुद्री मार्ग की खोज करने के साथ साथ वहाँ के ईसाई राज्यों के साथ गठबंधन करने और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने का काम सौंपा गया था, क्योंकि वह कोई व्यापारी या सेनापति बनकर के नहीं बल्कि एक खोजकर्ता के रूप में अपनी पहली यात्रा पर निकला हुआ था। कौन? वास्को डी गामा। तो ये क्या था? एक पुर्तगाली खोजी था। आगे 31वां प्रश्न है कि नीनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से कहां स्थानांतरित किया था? तो ये किया था आपका गोवा में, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि 1529 ईस्वी में, कब? 1529 ईस्वी में नीनो दा कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर बनकर के भारत आया था और उसने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी यानी कि मुख्यालय को कोचीन यानी कि केरल से हटा करके गोवा कर दिया था। इसके पीछे कारण और तर्क ये था कि कोचीन सुदूर दक्षिण में था जबकि गोवा भारत के पश्चिमी तट के बिल्कुल मध्य में स्थित था। गोवा बंदरगाह एक सामरिक दृष्टि से बहुत सुरक्षित था और अरब सागर के व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए एक आदर्श स्थान था। तो राजधानी बनने के बाद गोवा भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का एक मुख्य केंद्र बन गया। तो गोवा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 32वां प्रश्न है कि वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने ब्लू वाटर नीति पॉलिसी शुरू की थी? तो ये किया था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1505 से 1509 ईस्वी के बीच में शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया था। अल्मीडा का मानना था कि पुर्तगाल की जनसंख्या कम है, इसलिए उन्हें जमीन पर बड़े बड़े किले बनाने और जमीनी युद्ध लड़ने से बचना चाहिए। इसके बजाय उन्हें अपनी नौसेना यानी कि नेवी को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि पूरे हिंद महासागर पर उनका एक छत्र राज हो। जो समुद्र पर कब्जा करेगा वही मसालों के व्यापार का असली मालिक बनेगा। तो ये था उसका सोच फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। आगे 33वां प्रश्न पूछा गया है कि वह मुगल बादशाह कौन था जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? शाह आलम, ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शाह आलम द्वितीय क्योंकि यहाँ बात शाह आलम द्वितीय की हो रही है, क्योंकि 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हारने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 की इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने उसे अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा के जिले लेकर के दे दिए और उसे ब्रिटिश संरक्षण में वहीं रख दिया। चूंकि मुगल बादशाह का दरबार दिल्ली के बजाय अब इलाहाबाद में लग रहा था, इसलिए व्यापारिक रूप से कुछ वर्षों तक जैसे कि 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक के लिए इलाहाबाद ही उसकी राजधानी या सत्ता का केंद्र बन गया था और 1772 में मराठों की मदद से वह वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कौन? शाह आलम। आगे अगला 34वां प्रश्न है कि वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका कोच्चि केरल में, ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। सबसे पहले वो आया था 1498 में, उसके बाद वो आया 1502 ईस्वी में, फिर उसके बाद से वो आया 1524 ईस्वी में। कुल 3 बार भारत आया था। अपनी तीसरी यात्रा के दौरान वह पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, लेकिन 1524 में कोच्चि में मलेरिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
उसे शुरुआत में कोच्चि के सेंट फ्रांसिस चर्च में ही दफनाया गया था। और बाकी हालांकि 14 साल के बाद से 1524 से लेकर के 14 साल तक उसका जो शरीर है वो वहीं पे दफन किया गया था चर्च में, लेकिन 14 साल के बाद से उसके अवशेषों को निकाल करके वापस पुर्तगाल ले जाया गया। लेकिन उसका मूल खाली मकबरा आज भी कोच्चि में यानी कि केरल में पर्यटकों के लिए है। आगे 35वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एचुअरी में पुर्तगालियों को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये हुआ था आपका 1612 में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसे स्वाली का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ स्वाली कहता है। और 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस बेस्ट, कौन? थॉमस बेस्ट ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में 2 अंग्रेजी जहाजों ने सूरत के पास पुर्तगाली नौसेना को बुरी तरीके से हरा दिया, क्योंकि पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में व्यापार करें और वे मुगलों पर अपना दबाव बना रहे थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने समुद्र में पुर्तगालियों को हरा दिया तो मुगल बादशाह जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ आ गया कि अंग्रेजों की नौसेना पुर्तगालियों से भी बेहतर है। इसी जीत के इनाम स्वरूप जहांगीर ने अंग्रेजों को 1613 में सूरत में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। तो 1612 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि 1509 ईस्वी में दीव पर विजय किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? तो ये हुआ था आपका पुर्तगालियों का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि दमन द्वीप या द्वीप का युद्ध जो है यह 3 फरवरी 1509 को लड़ा गया था। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 3 मुस्लिम शक्तियों, जिसमें मिस्र के मामलुक सुल्तान, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा और कालीकट के जमूरियन की संयुक्त सेना, यानी तीनों की संयुक्त सेना को अरब सागर में बुरी तरीके से परास्त कर दिया था। और इस जीत ने पुर्तगालियों को अगले 100 सालों के लिए हिंद महासागर का निर्विवाद मालिक बना दिया। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी में पुर्तगाली करेक्ट हो जाएंगे। 37वां प्रश्न है दक्षिण भारत के वह राजा कौन थे जिसने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो वो थे मार्तंड वर्मा। ऑप्शन में आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि त्रावणकोर वर्तमान में केरल में त्रावणकोर यानी कि वर्तमान केरल के महान शासक महाराजा मार्तंड वर्मा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल के युद्ध में डच नौसेना को करारी शिकस्त दी थी। क्योंकि भारतीय इतिहास में यह एक अत्यंत दुर्लभ और गौरवशाली क्षण है जब किसी एशियाई क्षेत्रीय शासक ने एक प्रमुख यूरोपीय नौसैनिक शक्ति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। इस हार के बाद भारत, विशेष करके केरल, इसके काली मिर्च जो है, केरल के काली मिर्च का व्यापार, इस पर से डचों का जो अस्तित्व है वो लगभग खत्म हो गया और उनका ध्यान इंडोनेशिया की तरफ मुड़ गया। तो मार्तंड वर्मा ने इनको जो है बुरी तरीके से हराया था। आगे 38वां प्रश्न है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1806 में। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, क्योंकि 10 जुलाई 1806 को मद्रास प्रेसिडेंसी के वेल्लोर किले में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर विद्रोह कर दिया था। इसका कारण था तत्कालीन कमांडर इन चीफ सर जॉन कैड्राक ने सिपाहियों के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू किया था। इसमें हिंदुओं को माथे पर तिलक लगाने और मुसलमानों को दाढ़ी रखने से मना कर दिया था। साथ ही उन्हें चमड़े की कलगी वाली एक नई टोपी पहनने को कहा गया था, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और यह विद्रोह 1857 की महान क्रांति का पूर्वगामी यानी कि एक तरीके से प्रीकर्सर माना जाता है। तो ऑप्शन आपका 6 पर 1806 करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थान पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था वो था आपका मछलीपट्टनम। क्यों? क्योंकि गोवा, दमन और दीव
ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के प्रमुख केंद्र थे, जो 1961 में भारत सरकार द्वारा आजाद कराए जाने तक पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहे। जबकि मछलीपट्टनम यानी कि मसूलीपट्टनम पूर्वी तट यानी कि आंध्र प्रदेश पर स्थित था और यह मुख्य रूप से डचों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के व्यापार का केंद्र था, न कि पुर्तगालियों का। तो ऑप्शन नंबर डी पे मछलीपट्टनम करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किसने कराया? तो ये परिचय कराया था आपके पुर्तगालियों ने, क्योंकि पुर्तगाली लोग जब भारत आए तो वे अपने साथ दक्षिण अमेरिका, विशेष करके ब्राजील से कई नए पौधे लेकर के आए थे, जिसमें काजू का पौधा मूल रूप से ब्राजील का है। पुर्तगालियों ने इसे 16वीं शताब्दी में गोवा के तटीय इलाकों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए लगाया था। इसके अलावा पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले आलू, टमाटर, लाल मिर्च, तंबाकू, पपीता, अनानास और मक्का भी लेकर के आए थे। तो पुर्तगाली लोगों ने जो है भारत में इतने सारे अनाज और फलों को भारत में सबसे पहले लेकर के आए थे। आगे 41वां प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के बाद किस नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो ये सौंप दिया था अवध के नवाब ने, क्योंकि 1764 के बक्सर के युद्ध में हारने के बाद अवध के नवाब सुजाउद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव के साथ अगस्त 1765 में इलाहाबाद की दूसरी संधि करनी पड़ी थी। और इस अपमानजनक संधि के तहत नवाब सुजाउद्दौला को अपने राज्य के 2 समृद्ध जिले इलाहाबाद और कड़ा, जो कि 2 समृद्ध जिला था, इसको मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को देने पड़े। इसके बदले में अंग्रेजों ने नवाब का बाकी राज्य उसे लौटा दिया, लेकिन उस पर युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका अवध यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? तो ये हुआ था आपका गंगाधर राव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई जिनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 1842 ईस्वी में झांसी के मराठा शासक महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था और विवाह के बाद ही उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और उनका अपना कोई जीवित जैविक पुत्र नहीं था, तब लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति लगा करके उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसी अन्याय के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में कूद पड़ी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम था उनका? गंगाधर राव। 43 कह रहा है कि प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्योंकि 1757 को लड़े गए प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हरा दिया था। कारण यह था कि यह हार नवाब की सेना की कमजोरी से नहीं बल्कि एक भयानक धोखे के कारण हुई थी। नवाब का अपना ही सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था और उसने युद्ध के मैदान में अपनी सेना को लड़ने का आदेश ही नहीं दिया। इस हार ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने में सबसे भारी भूमिका निभाई थी। 44वां प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था? सॉरी। तो यहां आपका 44 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मैसूर। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के बीच स्थित एक द्वीप शहर है और यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में मैसूर शहर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह शहर हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर राज्य की शक्तिशाली राजधानी हुआ करता था। यहीं पर गुंबज स्थित है जहां हैदर अली, उनकी पत्नी फातिमा बेगम और टीपू सुल्तान की कब्रें हैं। 45वां प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
टीपू सुल्तान, जिसे कि मैसूर का शेर, टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, मैसूर साम्राज्य का एक प्रतापी शासक था। वह हैदर अली का सबसे बड़ा पुत्र था। 1782 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। टीपू सुल्तान अपनी बहादुरी के साथ साथ अपनी सेना में आधुनिक हथियारों और मैसूर रॉकेट के उपयोग के लिए विश्वविख्यात हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका मैसूर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल इतिहास के ऐसे क्वेश्चन को देखा है जो कि आपके पूरे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यूपीएसआई और तमाम तरह के जो भी वनडे एग्जाम हैं, उन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ था। इसीलिए मैंने क्या किया है कि इन क्वेश्चनों को उन पेपर में से छांट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने इसमें टाइप करके 45 प्रश्न ये बनाए थे, जो कि इतिहास के आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं इसी तरीके से एक और बेहतरीन वीडियो में, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें, और बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।